अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। ये जो आप लोग मेरे हाथ में डब्बा देख रहे हो, ये है सेटन्यू का एसिटिलोप्राम। एसिटिलोप्राम का नाम तो आपने सुना होगा अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं किए। एसिटिलोप्राम क्या चीज़ है, कितने वक्त के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, एसिटिलोप्राम सेफ है या नहीं, साइड इफ़ेक्ट इसके ख़तरनाक है या नहीं, एसिटिलोप्राम को क्यों डॉक्टर ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, इसकी डोजेज क्या होने चाहिए और मरीज़ ये दवाई क्यों लेता है, कौन कौन से बीमारियों के लिए लेता है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुछ शॉकिंग स्टेटिस्टिक की। ग्लोबली टॉप 5 एंटी डिप्रेसेंट में से एक एंटी डिप्रेसेंट है एसिटिलोप्राम का। एसिटिलोप्राम को डॉक्टर्स इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि ये फास्ट एक्टिंग है। एंजाइटी के मरीज चाहते हैं कि वो उसकी एंजाइटी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, या डिप्रेशन का मरीज भी ऐसा ही चाहता है। तो डॉक्टर आपको इसलिए एसिटिलोप्राम देता है कि एसिटिलोप्राम फास्ट एक्टिंग है, ये बहुत जल्दी अपना असर शो करता है। दूसरी बात यह है कि मरीज का बदन एसिटिलोप्राम को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि साइकेट्रिक जितने भी मेडिसिन है उसको मरीज का बदन बहुत सख्ती से बर्दाश्त कर सकता है। एसिटिलोप्राम का जो मेडिसिन है ये मरीज का बदन आसानी से बर्दाश्त करेगा। एसिटिलोप्राम मुख्तलिफ नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जो मैंने दिखाया वो था सेटन्यू। इसके अलावा लिसिप्रो, सिप्रालेक्स या ईस्टार के नाम से भी आते हैं। अब आते हैं कि एसिटिलोप्राम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, या ये कौन से क्लास ऑफ ड्रग से ताल्लुक रखता है। एसिटिलोप्राम जिस क्लास ऑफ ड्रग से ताल्लुक रखता है उसको कहते हैं एसिसाराई। नाम से न डरे, सिंपल अल्फाज में समझाना चाहता हूँ। एसिसाराई का मतलब है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में बहुत ज़्यादा ड्रग्स आते हैं, एक एक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें से एक है एसिटिलोप्राम। ये एसिटिलोप्राम क्या करेगा, हमारे दिमाग में केमिकल है जो कि एंजाइटी में, डिप्रेशन में, कई और जहनी बीमारियों में कम हो जाता है, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन या खुशी वाला न्यूरोट्रांसमीटर। अब सेरोटोनिन की मैकेनिज्म आप लोगों के साथ ब्रीफली शेयर करना चाहता हूँ। ये एक न्यूरॉन, दिमाग का खुलिया, ये दूसरा न्यूरॉन। अब इस एक न्यूरॉन से सेरोटोनिन रिलीज होता है, दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर पे एक्ट कर देता है। प्रीसाइनेप्टिक पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ से आता है और इसके रिसेप्टर पे एक्ट कर देता है। अब सेरोटोनिन का काम हो गया खत्म। ये सेरोटोनिन अब कहता है मैंने वापस जाना है अपने पहले वाले न्यूरॉन में, अपने पहले वाले खुली में जाएगा, अपने पहले वाले न्यूरॉन में, थ्रू स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स, थ्रू स्पेशल गेट्स। अब ऐसा समझे, उसको कहते हैं सर्ट, यानी सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर। अब इसी सारा यहाँ पे क्या काम करता है, इसी सेरोटोनिन जो सर्ट ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर देता है। इसको ब्लॉक करेगा तो सेरोटोनिन बाहर जंक्शन में रह जाएगा और बार बार आएगा, आपके रिसेप्टर पे काम करेगा। तो इसकी वजह से आपका मूड अच्छा होगा, आपकी एंजाइटी खत्म होगी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें खत्म होगी। आप सिर्फ इन सारे डिस्कशन से, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है तो सिर्फ इनसे मतलब ले सकते हैं कि एसिटिलोप्राम कैसे काम करता है। एसिटिलोप्राम को डॉक्टर्स इसलिए रिकमेंड करते हैं कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग है। ये अगर आप ज़्यादा वक्त के लिए भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें तो इससे आपको कोई नुकसान लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला। दूसरी बात ये कि ये क्लीनेस्ट है। क्लीनेस्ट से मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा रिसेप्टर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के लिए सेलेक्टिव है, सिर्फ सेरोटोनिन के साथ इसके कंसर्न है। मतलब जो हिस्टामिन वाले जो दूसरे रिसेप्टर है उन पर ये काम नहीं करता। नारिप्नेफ्राइन के रिसेप्टर पर सिर्फ और सिर्फ ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है। एक और फंक्शन इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब मौसर है, जल्दी अपना असर शो करता है। अब आते हैं थोड़ा इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स से न डरे। फार्माकोकाइनेटिक का सिंपल मतलब ये है कि ये एसिटिलोप्राम बहुत ज़्यादा पोटेंट है। मतलब अगर आप इसकी कम डोज भी लें, कम मिलीग्राम में, तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा शो करता है, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। सादा अल्फाज में समझाना चाहता हूँ, अगर एसिटिलोप्राम का 10 मिलीग्राम लें और सेटिलोप्राम का 20 मिलीग्राम, तो दोनों बराबर हो गए। एसिटिलोप्राम का 10 मिलीग्राम वही असर शो करता है जो कि सर्ट्रेलिन का 50 मिलीग्राम शो करता है। तो एसिटिलोप्राम ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है। एसिटिलोप्राम की जो हाफ लाइफ है, मतलब ये कितने टाइम के लिए आपके बदन में होगा, सादा अल्फाज में 27 से लेकर 33 घंटों तक ये आपके बदन में रहता है। फिर उसके बाद ये कैसे बाहर जाएगा, 2 रूट है मेनली। एक है ये आपके छोटे पेशाब के थ्रू जाएगा, यूरिनेशन के ज़रिए से 80% उसमें जाता है, और 20% बड़े पेशाब या पखाने के ज़रिए से ये बाहर जाता है। और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब वो अमाउंट इसका जो आपके बदन के लिए अवेलेबल होता है, जो इफेक्ट जो करते हैं, वो है 80%। तो इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या कहते हैं कि कौन से बीमारियों के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। मेनली 2 बीमारियों के लिए FDA वालों ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है,
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिस ड्रग को अप्रूव करे उसको कहते हैं ऑन लेबल। ऑन लेबल इसको मेनली दो बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके लिए मैंने पूरी साइकोथेरेपी शेयर की है, और दूसरा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इन दोनों के लिए FDA ने इसको अप्रूव किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों में सिर्फ ये काम करेगा। बहुत से बीमारियों में आप इसको ऑफ लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। FDA ने तो अप्रूव नहीं किया, लेकिन ऑफ लेवल इसके इफेक्ट है। जिस तरह कि आप सोशल एंजाइटी में इसको यूज़ कर सकते हैं, BS वाली यूज़ कर सकते हैं, पैनिक अटैक्स में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो क्रॉनिक पेन होता है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ लेवल का ये मतलब नहीं है कि ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि कैंसर के बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसे जो कि ऑफ लेवल यूज़ होते हैं, उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ऑफ लेवल भी ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब बात करते हैं कि ये ऑनसेट इसका क्या है। तो ऑनसेट सिंपली विद इन 1 वीक ये अपना इफेक्ट शो कर देता है, और फिर आपका मूड 4 हफ्तों में, 4 हफ्ते अगर आप इस्तेमाल करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 4 हफ्तों में आपका मूड इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन मरीज़ यहाँ पे एक गलती करते हैं। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि वो कहते हैं मैं तो ठीक हो गया। अभी भी एक मरीज़ ने मेरे साथ राबिता किया कि मैं ठीक हो गया, मैंने फ्लॉक्सिटिन छोड़ दी, और फिर दोबारा से उनको ये बीमारी हो जाती है। दोबारा से फिर ये डॉक्टर के पास जाता है कि सिट्रोलोप्राम ने तो 1 महीने के लिए काम कर दिया, फिर मैंने छोड़ दी, फिर इसने काम नहीं की। या दूसरे डॉक्टर के लिए जाता है कि सिट्रोलोप्राम ने तो सिर्फ 1 महीने के लिए काम कर दी। अब इस स्टेज पे आपने सिट्रोलोप्राम को नहीं छोड़ना। सिट्रोलोप्राम अगर आप 8 हफ्तों से कम इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको दोबारा से साइन एंड सिम्टम हो गया, और 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि फिर 8 हफ्ते के बाद आप डायरेक्टली छोड़ दें उसी दिन पे। नहीं, आपने इसको एब्रप्टली डायरेक्टली नहीं छोड़ना। डायरेक्टली छोड़ोगे तो आपको एक सिंड्रोम होगा जिसको कहते हैं सेरोटोनिन डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। आपको वही साइन एंड सिम्टम्स जो पहले थे आपको, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास गए थे, दोबारा वही होगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो गलती ये नहीं करनी। कैसे इसको छोड़ना है? इसको आपने छोड़ना है विद इन 2 to 4 वीक्स। वो आपके साथ बाद में डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन एसिटिलोप्राम की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सेफ मेडिसिन है। एसिटिलोप्राम के लॉन्ग टर्म में आपके बदन पे ज़्यादा बुरे असरात नहीं है। एसिटिलोप्राम लोग डरते हैं मेनली इन साइकेट्रिक मेडिसिन की वजह से, कि इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो एसिटिलोप्राम में सेडेशन भी इतना नहीं है। एसिटिलोप्राम की वजह से आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं होता, जिस तरह की पैराक्सिटिन में होता है। तो एसिटिलोप्राम में आपका वेट भी ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह के पैराक्सिटिन या फ्लॉक्सिटिन जैसे ड्रग्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन शो करता है, ये दूसरे ड्रग्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शो नहीं करता। मतलब अगर आप ज़्यादा उन मरीज़ों में ये दोगे जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उन मरीज़ों में ये एक सेफ ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करता। प्रेगनेंसी में इसकी सेफ्टी ये है कि ये कैटेगरी C में आता है। प्रेगनेंसी में ये ऑलमोस्ट सेफ है, इसकी ज़्यादा टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं है। अगर मरीज़ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर से ये होता है, डॉक्टर साहब इस ड्रग के साइड इफेक्ट क्या है? अगर डॉक्टर साइड इफेक्ट ना बताए तो वो फिर गूगल करता है या ChatGPT से साइड इफेक्ट का बोलता है। और कभी भी ये गलती ना करना, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर देता है। कभी कभार ऐसे साइड इफेक्ट जो खतरनाक नहीं होते हैं, जो कि हर ड्रग के साथ हो सकते हैं, वो तो नॉर्मल फूड के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप सर्च नहीं करते। हर ड्रग के साथ जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो आप मरीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो एसिटिलोप्राम के साथ जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है नासिया, उल्टी वाला, जो कि पीएच मरीज़ को होता है। इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होता, स्टार्ट में होता है, फिर बाद में आपकी बॉडी अडाप्ट कर जाती है उसके साथ साथ। जो दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट है वो है हेडेक का। कोई बात नहीं है, सिंपल पेन डाल लें, ये टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगा। इंसोम्निया, कुछ मरीज़ को नींद नहीं आती, लेकिन ये हर एक किसी में नहीं होता, कुछ मरीज़ों में ऐसा होता है। और यूजुअली आपकी एंजाइटी कम होगी तो आपको नींद अच्छी तरह से आएगी। इंसोम्निया कुछ मरीज़ों में रिपोर्ट होता है। इसके साथ जो कॉमन लोग रिपोर्ट करते हैं वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से सेक्सुअल डिस्फंक्शन का ये मतलब है कि उसका लिबिडो कम हो जाता है, या उसका इंटरेस्ट सेक्स में ख़त्म हो जाता है, या फीमेल है तो उनमें एनर्गेज़मी आ जाती है। लेकिन ये रिवर्सिबल है, ये वापस ख़त्म हो जाता है ड्रग छोड़ने के बाद। वो कम केसेस ऐसे हैं जिनमें ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, वापस ख़त्म हो जाता है, इससे भी आप ना डरें। लेकिन इसके जो रेयर और सीरियस साइड इफेक्ट है, जिसके लिए आपने लाजमी वापस अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो है QT प्रोलॉन्गेशन। और QT प्रोलॉन्गेशन से ना डरें। QT प्रोलॉन्गेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपको हार्ट के मसाले हो सकते हैं। ये जब आप डोज बहुत ज़्यादा करोगे, कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि 10 मिलीग्राम से बड़ा कुछ नहीं होता, मैं ज़्यादा लेता हूँ।
वो 20 मिलीग्राम से ज़्यादा लेते हैं। तो 20 मिलीग्राम से आप डोज जितना ज़्यादा करोगे तो आप क्यूटी प्रोलॉन्गेशन की तरफ जाओगे। अच्छा, डोज के बारे में मैंने नहीं बताया। इसका जो स्टार्टिंग डोज है वो 10 टारगेट स्टार्टिंग जो डोज है नॉर्मली वो 10 मिलीग्राम है पर डे पे, और टारगेट हमारा जो डोज है अगर इससे इंप्रूव नहीं हुआ तो 20 मिलीग्राम तक आप ले जा सकते हैं। 20 मिलीग्राम से ज़्यादा न ले जाए तो सेकंड लाइन पे जाए। और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं या जिनको लीवर का जिगर का कोई मसला हो तो उनको चाहिए कि वो 5 मिलीग्राम पर डे लें, वो ज़्यादा ना लें, क्योंकि उनके लिए 5 मिलीग्राम सेफ है। अब एक सीरियस साइड इफेक्ट इसका है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप खुद से बहुत ज़्यादा डोज लेते हो, क्योंकि डॉक्टर तो इतना ज़्यादा डोज रिकमेंड नहीं करता। लोग होते हैं वो खुद से ज़्यादा डोज लेते हैं। जो दूसरा सीरियस और रेयर साइड इफेक्ट है इसका जो बहुत कम होता है वो है हाइपोनेट्रीमिया। सिंपल मतलब आपके खून में सोडियम कम हो जाता है। इसके लिए आपने जाना है डॉक्टर के पास, इस रेयर साइड इफेक्ट है। और एक और साइड इफेक्ट जो कि अक्सर होता है वो है सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम ये आपको हर एक सिसारा में, हर एक एंटी डिप्रेसेंट में पॉसिबल है। ये इसलिए पॉसिबल हो जाता है कि आपने अभी सिट्रोलोप्राम स्टार्ट किया और किसी ने आपको बताया कि फ्लॉक्सिटिन बहुत अच्छा काम करते हैं और साथ में अपने फ्लॉक्सिटिन भी स्टार्ट कर दी, या आपने सिट्रोलोप्राम स्टार्ट किया और आपने ChatGPT से सर्च किया, उसने कहा कि नहीं इसके लिए तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में इमिट्रिप्टलिन बहुत अच्छा काम करता है, आपने वो स्टार्ट कर दी, या आपने डुलोक्सिटिन इसके साथ स्टार्ट कर दी, मतलब कोई दूसरा एंटी डिप्रेसेंट इसके साथ ले लिया, या कुछ कंडीशंस में आपने ट्रामाडोल का बहुत ज़्यादा डोज ले लिया। तो इनकी वजह से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से एक रेयर और सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो खुद से कभी भी 2 एंटी डिप्रेसेंट को एक साथ ना करें, हमेशा से अपने प्राइमरी साइकियाट्रिस्ट के मशवरे पे ले लें, ठीक है ना। ये तो हो गई रेयर और सीरियस साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं कि एसिटिलोप्राम को आपने छोड़ना कैसे है। अब सबसे बड़ा मसला मरीज़ के साथ ये होता है कि 2 महीने तो उसने कोर्स कंप्लीट किया, 2 महीने के बाद बेपास्ट पे एसिटिलोप्राम को छोड़ दिया, 2-3 दिन के बाद दोबारा से वो मरीज़ बन गए एंजाइटी का, और उससे भी ज़्यादा अलामात उनको है एंजाइटी के, टेंशन, डिप्रेशन के। तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने इस ड्रग को डायरेक्टली नहीं छोड़ना। इस ड्रग को डायरेक्टली नहीं छोड़ना क्योंकि आपका बदन स्लाइटली आराम से एडजस्ट करेगा, डायरेक्टली नहीं छोड़ना। आपने 2 to 4 वीक्स में 2 से 4 हफ्तों के दौरानिया में इस ड्रग को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? पहले 1 हफ्ते में अगर आप 10 मिलीग्राम ले रहे हो मिसाल के तौर पर, तो आपने पहले 1 हफ्ते में इसको 5 मिलीग्राम तक करना है। आधा गोली ले या 5 मिलीग्राम स्टार्ट करें 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हफ्ते पे 2.5 मिलीग्राम ले लें। फिर उसके बाद हर दूसरे दिन पे 2.5 लें और इस तरह आराम से इसको स्टॉप करें। अगर आप आराम से इसको स्टॉप करोगे तो आपको स्टार्ट में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो गए या मामूली हेडेक हो गए या ऐसे दिमाग में जो सीजर्स वाले जो झटके से आते हैं ना, लोग रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे टेम्परेरी आपको होंगे, ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इससे घबराना नहीं है और इस एसिटिलोप्राम को खुद से नहीं छोड़ना। जो तरीका मैंने बताया वही तरीका फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।